अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मुर्तज़ा डार साहब, फैसल शकील साहब और नादिया मिर्ज़ा साहिबा और सना मिर्ज़ा साहिबा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। अब तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती दुरुस्त करार देते हुए साइफर केस का फैसला दे दिया है, जिसके बाद PTI रहनुमाओं और कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि साइफर केस का फैसला बेसिकली इंसाफ की फतह है। अदालत ने यह भी कहा कि कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा भी हो सकता है, मगर अदालत ने साथ ही इस फैसले में यह भी कहा है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में भी किया जा सकता है। इससे जुड़ी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि 13 नवंबर को विफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी कि चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में ही होगा, मगर आज अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI के इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए उसे 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर और 13 अक्टूबर के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। इससे जुड़ा जो हमारा सवाल है, सबसे पहले मुर्तज़ा डार साहब आप ही से कर लेती हूँ। चेयरमैन PTI का ओपन ट्रायल कोर्ट हो पाएगा? देखिए जी, इस वक्त सवाल तो ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि अदालत का हुक्म आ गया और ओपन ट्रायल हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मौके पर कुछ होती हैं और बाद में कुछ और हो जाती हैं, और कानून अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है वो अमल या एग्जीक्यूट्स के ऊपर नहीं करवा पाता। एक बात आपको याद होगी, कल के शो के अंदर भी मैंने इसका जिक्र किया कि जिस तरह प्रेसिडेंट सेट किया नए चीफ जस्टिस साहब ने, ओपन ट्रायल होना चाहिए, इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। ये वही शख्स है जिनका ट्रायल पहले ओपन बहुत सारी केसेस के अंदर, बहुत सारी कोर्ट्स के अंदर होता रहा। सिक्योरिटी खदशात मौजूद थे, उन पर हमला हुआ, इसका जिक्र किया उन्होंने, जेल के अंदर मौजूद रहते हुए भी कहा जी मेरे पे मेरी जान को खतरा है। तो क्या वो सिक्योरिटी खदशात खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में? सिक्योरिटी को मेक श्योर करना चाहिए, उसी तरह करना चाहिए जिस तरह पहले ये अपीयर होते रहे। सो ओपन कोर्ट के अंदर इनकी बिल्कुल केस की हियरिंग होनी चाहिए, बल्कि ओपन के साथ साथ पब्लिक तक भी वो जाना चाहिए। उसी तरह जिस तरह अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक लार्जर बेंच फॉर्म किया और उसकी कार्रवाई नशर की गई, उसकी बिल्कुल कार्रवाई नशर की गई, तो बिल्कुल होना चाहिए। सो अब सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों के अंदर एक सवाल ये भी है कि भाई जो पहले इन द कोर्ट हियरिंग हुई, ये जिन तारीखों का आपने जिक्र किया, उसकी लेजिटिमेसी क्या है? उन्होंने उसको कलअदम कर दो करार दे दिया, तो क्या जो कार्रवाई का आगाज ओपन कोर्ट के अंदर अगर होगा जिस तरह के जज साहब फरमा रहे हैं, तो वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, या जो उसकी कार्रवाई है उसको लेजिट समझा जाएगा? इसके ऊपर भी ज़रा अभी बहुत सारी क्लैरिटी आना बाकी है, डिटेल फैसला आएगा तो उसमें समझ पाएंगे। साथ ही साथ जो उन्होंने जिक्र किया है इसका कि अगर हालात जो है वो फेवरेबल ना हो तो जेल के अंदर भी ट्रायल हो सकता है। सो एक बहुत बात वो कह भी गए हैं और कुछ क्लैरिटी आ भी नहीं रही, मैं इसको समझने से कासिर हूँ। अलबत्ता एक बात जो तय हुई है वो ये है कि इससे पहले जो फैसले थे वो कलअदम है, ये जो हेयरिंग्स थी वो कलअदम है, जो ट्रायल है वो कलअदम है, ओपन कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। अब आ जाए इस कोर्ट के सारे मामले से हट के दूसरी तरफ, और दूसरा मामला साइफर के हवाले से यही है कि भाई जब आपको इस किस्म का मसला दरपेश आया, हुकूमत ने कहा कि जी साइफर वाले मामले के ऊपर उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ारजा ने ऐसी की तैसी करके रख दी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धज्जियाँ उन्होंने उड़ा के रख दी, मुल्क के जो राज थे उनको उन्होंने फाश कर दिया, पब्लिक के अंदर आया, उसका जिक्र किया। तो इसके ऊपर कोई प्रोब होना चाहिए था, कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, कोई लार्जर कमेटीज़ बननी चाहिए थी, कोई कमीशन बनने चाहिए थे। जितने इसके अंदर लोग शामिल थे उनका कसूर था नहीं था, उनको बुला के बिठा के थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। सो उन थॉरो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तो हम गए नहीं, कमेटी हमने फॉर्म नहीं की साइफर के ऊपर, जिसका जिक्र हर जगह पे हुआ, इंटरनेशनल मीडिया तक के अंदर इसका जिक्र हुआ, तो हम वो भी नहीं कर सके। हमने इन ट्रायल जो है वो किया इन जेल, उसके ऊपर भी आज फैसला जो है PTI और उनके वकला तो कह रहे हैं कि जी हमारी फतह है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको भी फतह से ना जोड़ें। अभी इसके अंदर बहुत सारे सुकून हैं या बहुत सारी क्लैरिटीज़ है जो आना बाकी हैं, वो सामने आएंगी तो पता लगेगा। हाँ, आखिरी बात ये कि तय ये ज़रूर है, ये होना ज़रूर चाहिए कि ओपन कोर्ट हियरिंग होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी एटलीस्ट अवाम के सामने तो ज़रूर होना चाहिए कि अंदर हो क्या रहा है, बात क्या हो रही है, सवालात क्या हैं, आर्ग्यू क्या है, जजमेंट क्या है, काउंटर नैरेटिव क्या है। सो इस तरह बात को जो है वो आगे या केस को आगे बढ़ाएं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है वो किसी किस्म का भाम नहीं होगा। ठीक है नादिया, आपको लगता है क्या इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि चेयरमैन PTI को कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिल पाएगा इस साइफर केस में? देखिए, आई थिंक सना दिस इज प्रीमेच्योर कि हम कहें कि रिलीफ मिल पाएगा, क्योंकि देखिए ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। आपको पता है कि हाईकोर्ट की जज ने यहाँ तक ये बात की कि इस केस में उनको कम से कम 14 साल और ज्यादा सजाए मौत भी हो सकती है। अगर हम इसको रिलेट करें और थोड़ा सा माजी में जाए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस से, कि उनको भी केस में इसी तरह से था और फिर क्या केस था, बाद में उनको फांसी की सजा सुनाई, उसके बाद उसको आज तक
अदालती कत्ल माना जाता है, और ये एक हकीकत भी है। तो जब ये इसी तरह से जो इमरान खान साहब का केस है, वो भी इंतहाई हसास नौयत का भी केस है और एक बहुत बड़ा केस है। पाकिस्तान के वो वजीर आजम रह चुके हैं, मतलब ना सिर्फ वो साबिक वजीर आजम है, बल्कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जो सरासर खिलाफ वर्जी, एग्जैक्टली जाहिर है। उसके अलावा ये कि वो एक बड़ी पार्टी के, इनफैक्ट इसका सबसे बड़ी पार्टी के, सियासी पार्टी के वो चेयरमैन है, सरबराह है। तो मैं ख्याल है कि छोटा केस नहीं है। इस प्रीमेच्योर के हम कहें कि उनको रिलीफ मिला, बट आई डू अग्री डेफिनेटली कि उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए इस केस में, इवन हर केस में हम ये बात करते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और बिल्कुल जब जो ऑफिस सीक्रेट एक्ट ये केस है, लेकिन उसके अलावा जो प्रोसीजर जो बिल आया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जब आया था, उसकी पूरी हियरिंग हुई थी, वो दुनिया ने देखी थी। तो इसी तरह से अगर आप ओपन नहीं भी रख सकते, अगर आप इन कैमरा नहीं भी रखते, मतलब ऑन कैमरा नहीं रखते, बट स्टिल आपको कम से कम ये जरूर है कि उसको रिपोर्टिंग हो, लोग उसको जाके देखे, मीडिया उसको जाके देखे, उसकी ट्रांसपेरेंट मीडिया एक्सेस हो, उसकी ट्रांसपेरेंट। देखिए सबसे बड़ा जो इल्जाम है, या इल्जाम कहें या एतराज कहें, उनकी फैमिली का, जो कि उनकी बहन जा रही है, वो बार बार ये कह रही है कि वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा। जब हमारे वकील उनसे कहते हैं कि जी आप कुछ दिखाएं, कुछ इन राइटिंग दिखाएं, तो कहते हैं एवरीथिंग इज सीक्रेट। जब सब कुछ सीक्रेट है तो फिर ये ट्रायल किस तरह से होगा? उनसे सवाल ये किया कि जी आपको कुछ समझ आ रहा है? उन्होंने कहा जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर हमें समझ क्या आएगा। तो मेरा ख्याल है इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको करने की जरूरत नहीं है, इतनी सीक्रेसी की जरूरत थी ही नहीं। जब आप इतने बड़े केस में एक मुल्क के साबिक वजीर आजम को सजा देने जा रहे हैं, और आप ये इसकी सजा बहुत भी हो सकती है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है कि वो मेक श्योर की जाए। तो मैं ख्याल दिस इज अ गुड डिसीजन। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट स्टिल ये कहना कबल वक्त है कि थोड़ा सा अभी रिलीफ मिला है या रिलीफ नहीं मिला है। ठीक, सना मिर्जा आप ही से पूछ लेती हूँ, ये कहना तो खैर अभी कबल अज़ वक्त है कि साइफर केस का नतीजा क्या होगा, रिलीफ मिल पाएगा या नहीं, लेकिन फ़िलहाल अभी अदालती निज़ाम पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। ऑल्दो के केसेस डिफरेंट हैं, एक नवाज शरीफ साहब को उठाकर देख लीजिए, इमरान खान को उठाकर देख लीजिए, तो ये जो सवालात अदालती निज़ाम पर उठ रहे हैं, इनके जवाबात आखिर हैं किसके पास? मेरा तो ख्याल है कि इन सवालों के जवाब ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही ये भी हमें पता है। लेकिन अगर मैं इस डिसीजन के ऊपर सिर्फ एक लाइन दूं तो मेरे ख्याल में ये ना तीतर है ना बटेर है, यानी आपने दोनों जगहों को खुश करने की कोशिश की है या बैलेंस करने की कोशिश की है। एक तरफ उस जज के ऊपर जिसके ऊपर तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी उसको आपने जस्टिफाइड करार दे दिया, दूसरी तरफ जिस चीज के ऊपर हुकूमत या उस वक्त का जो पूरा एक सिस्टम था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केस में है, वो जो डिफेंड कर रहा था कि जेल में ये चीज होनी चाहिए, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आई थिंक 50-50% इसमें बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये बात दुरुस्त कह रही है नादिया कि अभी कुछ चीज कहना कबल वक्त जरूर होगी, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको जिस तरह कानून की फतह करार दे रही है ये कबल वक्त है, इसको हमें नहीं इस बात उस पैराए में लेना चाहिए। और दूसरी चीज अदालती निजाम की अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल ये है कि जो माजी के चीफ जस्टिस साहब थे बंदियाल साहब, जिनको गए हुए बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, जी जी जी, उन्होंने अपने दौर में एक नई मिसालें कायम की थी जिसके ऊपर एक खास हल्का तनकीद करता था और एक खास हल्का उसकी पजीराई करता था। ये जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, जाहिर सी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस तरीके से उस मामले में या उन मामलात में वो इंटरव्यू नहीं करेंगे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, लेकिन इनके आने के बाद बहुत सी चीजें स्ट्रीमलाइन होने की कोशिश कर रही हैं और उसमें मेरा ख्याल है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनका भी एक रोल मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इसके हवाले से जो तनकीद की जाती थी वो तनकीद आज भी अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन इनके आने के बाद उसमें कुछ तब्दीली आई है और मेरा ख्याल है कि मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे पास एक लिमिटेड वो है जिसमें हम कोर्ट्स के ऊपर बात कर सकें। तो आई थिंक ये बड़ा जरूरी होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखे और इंसाफ के तकाज़े पूरे करे। ऐसा ना हो कि कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई ऐसा फैसला दे जो लग रहा हो कि वन साइडेड है, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने माजी में बेतहाशा फैसले किए हैं। लेकिन इंसाफ को बैलेंस रखने का जो मयार है वो पाकिस्तान में अरसे से मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ ये कोशिश करती हूँ और ख्वाहिश करती हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब के आने के बाद चीजें बेहतर हों और वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो जहां खड़े होकर अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जी अब यहाँ पर मामला इल्तवा का शिकार नहीं होते, तो आई थिंक ये मैसेज जो है और ये जो डायरेक्शन है ये लोअर कोर्ट्स में भी जानी चाहिए।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इल्जामात लगते हैं कि उनके दौर में जो कुछ होता रहा या उनकी हुकूमत आने से पहले जो नून लीग की हुकूमत या नून लीग की लीडरशिप के साथ होता रहा, कम से कम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होना चाहिए और उनको भी सबक सीखना चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ट्रायल इस तरीके से आगे बढ़ता है तो इसमें बड़े सिवियर किस्म के डिसीजंस आ सकते हैं कोर्ट से। ऐसा ना हो कि अभी एक हल्की हवा चली और उसके बाद एक ऐसा तूफान आए कि जिसमें पीटीआई की पूरी लीडरशिप उड़ जाए। तो आई थिंक ये अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी है और इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, फैसल शकील साहब, साइफर केस का ऊंट किस करवट बैठेगा, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस करवट बैठेगा, लेकिन आज का जो फैसला आया है उसके मुताबिक जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया, जो जुडिशनल ऑर्डर नहीं था जिसकी वजह से ये जो है वो तमाम जो समातें हुई हैं जेल के अंदर, इसको जो है कलअदम करार दिया है। और लेकिन दूसरा फैसला जो है वो उनके मुखालिफ आया है कि जज जो थे जस्टिस हसनात जुल्करनैन वो बरकरार रहेंगे, वो जो है वो तैनात रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि जो इन ट्रायल केसेस होते हैं उनकी वजूहात होती है, कोई दहशतगर्दी का मामला हो, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हो, कोई ऐसे सेंसिटिव जो है वो राज हो, इसके मुतालिक जो है वो होते हैं। और इसमें इस फैसले में जैसे कि सना ने बताया कि आधा तीतर और आधा बटेर, बिल्कुल सही है। इसी तरह का ये है कि आधा तीतर और आधा बटेर है ये। और अभी जो है वो ये नहीं कह सकते, अभी इसका ये प्रोसीजर ये भी हो सकता है कि ये इन जेल में ही ट्रायल हो, क्योंकि इस सिलसिले में जो अगर जुडिशनल ऑर्डर, ट्रायल कोर्ट अगर जुडिशनल ऑर्डर जारी करे और उसके बाद काबीना जो है वो उसको मंजूरी दे तो फिर ये ट्रायल जेल के अंदर भी हो सकता है। तो ये इस वक्त आधा तीतर और आधा बटेर है। और इस सिलसिले में जो कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस केस को जो है वो आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है वो चलाया जाए। जी ठीक है मुर्तज़ा डार साहब, मैं आपसे पूछ लेती हूँ सवाल जो काफ़ी दिन से खैर मेरे दिमाग में भी था कि पीटीआई चेयरमैन को सिक्योरिटी खतरात हैं। अलीमा खान ने भी इसकी तरफ इशारा किया, बुशरा बीबी ने भी इसकी तरफ इशारा किया। ये सिक्योरिटी खतरात सिर्फ जेल से बाहर नहीं है, जेल में भी उनको खाने में कुछ मिलाकर दिया जा सकता है, वहाँ क्या करेंगे? देखिए जी, इसका तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब इसका जिक्र कर चुके हैं, उनकी फैमिली भी कर चुकी है, उनके लॉयर्स भी कर चुके हैं। और कोई भी शख्स कंप्लेनेंट है किसी भी चीज़ के हवाले से तो उसकी कंप्लेंट अपनी जगह जायज़ है और उसको तमाम लीगल फोरम्स के ऊपर इस चीज़ को एक्सरसाइज करना चाहिए। ये तो हो गया मामला जो आपने सवाल पूछा था उसके हवाले से। अब सवाल मेरा नुक्ता नज़र इससे थोड़ा सा हटके है कि जो हम बैठे बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि जी आज अदालत ने ये फ़ैसला सुना दिया और पीटीआई के हक़ में होगा या उसके अगेंस्ट होगा वगैरह वगैरह। भाई जो पहले सुनाए माजी के अंदर फैसले, ज़रा उसके ऊपर भी तो ज़रा बात करें ना कि ये जितने हमारे यहाँ केसेस होते हैं वो साइफर का है, वो ए का है, वो बी का है, वो सी का है। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, व्हाट इज़ द आउटकम? हम आज बैठे इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये खबर है, आज से 6 महीने बाद हमें पता ही नहीं होगा और हो सकता है इस केस का कुछ जिक्र ही ना हो। पाकिस्तान की सियासत और उसका मंजरनामा बदलते आपको पता है, मुझे पता है, नाज़रीन को पता है, कोई देर नहीं लगती। ये वही अदालतें हैं इस मुल्क के अंदर मौजूद इस वक्त सियासी डिग्नेटरीज और उनके ऊपर कैमरे जो मूव हो रहे हैं और जो न्यूज़ टीम्स उनको फॉलो कर रही हैं, ये वही लोग हैं जो पहले इन्हीं अदालतों के ज़रिए जेल के अंदर गए, अब वो क्लीन चिट लेके बाहर आ गए हैं। ज़रा मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ और उनके आने से पहले इसी जगह पे बैठ के आप और मैं बात करते थे और कहते कि जी वो पाबंदे सलासल होंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर वे आउट। लॉर्ड डज नॉट से दैट कि जी वो कानून के मुताबिक जो है वो जेल से बाहर होंगे, तूने तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था, तो वो तो नहीं है। वो तो मुलाकातें आज भी मौलाना साहब को करके आए हैं, आज वो कोर्ट के अंदर गए और मंडे तक उनका डेफर किया उन्होंने केस के जी आप दलाइल अब होंगे इसके ऊपर जो आपके एवनफील्ड और अल अजीजिया वाले केसेस हैं। तो आई मीन दिस इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए, प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए, दुनिया में कानून के ऊपर अमलदारी करके मिसालें कायम की जाती हैं ताकि आगे आने वाले वक्त में लोग वो कानून के ख़िलाफ़ जा ना सकें, कानून तोड़ ना सकें। सो बहस ये है रूल ऑफ लॉ, एग्जीक्यूशन, सेटिंग एन एग्जाम्पल, सेटिंग अ प्रेसिडेंट एंड मूविंग फर्दर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दोज थिंग्स। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं चक्कर, कोई बात ही नहीं है, ये सारा कुछ गोल हो जाएगा। अभी हम बात करें उनको 14 साल सज़ा होगी या उनको सज़ाए मौत हो सकती है, तो अगर केस इस जाने बढ़ जाए कि जी उनको क्लीन चिट मिल जाए, उनको इक्वेटल मिल जाए, तो फिर हमारी सारी ये बहस और हमारी सारी ये बातचीत और कानून के हवाले से हमारी खान ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि खान साहब को सजाए मौत देने की तैयारी की जा रही है इस केस के जरिए। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे
वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ केसेस जो है ना, असल कहानी जो है वो ये है कि हमारे यहाँ केसेस बनाए जाते हैं जस्ट टू हैंडल द सिचुएशन एंड बाजू मरोड़ने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाए जाते हैं कि अच्छा ये जरा लिमिट से बाहर जा रहा है, वो केस की फाइलें लेके आएँ, वो जरा खाते खुलवाएं इनके, वहाँ से नोटिस दिलवाएं, उस महकमे को मुतहरिक करें, उसकी तरफ बढ़ें आप ज़रा, और उसके बाद जब आप मामला सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाएं, हो जाए बल्कि सेटलमेंट, तो सारा वो कहते हैं चाहे जितना मर्जी आपके ऊपर करप्शन का केस भी क्यों ना हो, मिट्टी पाओ आगे चलो। नैब की कारकर्दगी पर थोड़ी बात कर लेते हैं। नैब एक जानिब जहां ना सिर्फ इमरान खान बुशरा बीबी के पीछे पीछे है, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ को बिल्कुल गिरफ्तार करने के हक में नहीं है। वो नहीं चाह रहे कि जी नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, और केसेस से जिस तरह से एक के बाद एक उनको क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है, इस पर क्या कहेंगी आप? सना, नैब पे बात करने से पहले अभी जो बात हो रही है, मैं उसकी करके यूटी में एक दो लाइंस कहना चाहूंगी। उसकी वजह ये है कि देखिए, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल केसेस है ना, जो हमारे यहाँ जो केसेस के फैसले आते हैं अदालती केसेस के, वो किस तरीके से आते हैं। फ्राइडे को सैटरडे को 2 फैसले आए, दोनों बड़े अहम आए। एक सैफर केस से रिलेटेड आया कि जी शाह महमूद कुरैशी का, आपको याद होगा कि ये भी वही जुर्म है जो इमरान खान साहब वाला जुर्म था, और इसमें भी वही सजा हो सकती है जो इमरान खान वाले वाली हो सकती है। और दूसरा एक अहम केस ये आया कि जो आशियाना केस था, आशियाना केस जो शहबाज शरीफ हाउसिंग स्कीम ब्यूरोक्रेट्स में था, आशियाना हाउसिंग स्कीम, और जिसमें अहद चीमा, फवाद हसन पापा, ये लोग 2-4 लोग थे, 4-5 ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको क्लीन चिट मिल गई। तो हमारे होता क्या है, हमारे सिस्टम की तरह से अदालतें भी चलती हैं माजरत के साथ, सिस्टम को देखते हुए, हालात को देखते हुए, हवाओं को देखते हुए, हवाओं के रुख को, मतलब ये इंप्रेशन क्यों मुझे मिलता है कि जब मैं गवर्नमेंट में होंगी तो फिर मेरे ऊपर केसेस कोई नहीं बनेंगे, बल्कि मुझे रिलीफ मिलता चला जाएगा, और जैसे ही मैंने अपोजिशन पे आना है तो मेरे पास नंबर ऑफ केसेस होगी, काउंटलेस केसेस होंगे, और उसके बाद मुझे कहीं रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर मुख्तलिफ हल्के जिस तरफ अपना बोझ डाल देते हैं, वहीं पर ये चीजें होने लग जाती हैं। तो ये जिस तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है ना, तो माजरत के साथ ये बड़ा बदबूदार सिस्टम हो चुका है, और बड़ी अफसोस होता है मुझे और आपको, कितना को नहीं पता होता या पता होता है कि इस केस का फैसला क्या आ सकता है। मतलब हमें ज्यादा ये होगा, ज्यादा ये होगा, और ये हो जाएगा। अच्छा, ये इसका केस है, ये हालात है, इसमें तो यही फैसला आ रहा है। तो ये इंप्रेशन खत्म करने की जरूरत है। बाकी आपने रह गया नैब, तो नैब की भी तो हम और आप क्या बात करें, हमें अगर नैब की आप हिस्ट्री उठा ले, और नैब से भी पहले की आप हिस्ट्री जो एग्जैक्टली, तो उसकी आप हिस्ट्री उठा ले, उसमें क्या होता था पहले दिन से वो एक पॉलिटिकल टूल, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए वो इस्तेमाल होता था। ये मैं और आप तो शायद कह के थक गए, लेकिन आपको याद है एक फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एज अ टूल इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का कहना यह है कि जी नैब को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मामला ये है कि अगर आप उसको खत्म कर दें तो क्या आपने पैरेलल कोई और ऐसा इदारा, कोई और ऐसी बॉडी आपने इतना ऑटोनमस किया है। फिर बात करते हैं कि जी हमारी एजेंसीज है, लाइक FIA है, फला है, भाई वो जिस तरह से काम कर रही है, अगर वो काम कर रही होती तो फिर इन इदारों की, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे यहाँ बेशुमार अच्छा लूप होल्स हम बहुत ज्यादा छोड़ते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी हमारे जितनी भी लेजिस्लेशन होती है, जितनी भी करारदादें मंजूर होती हैं, जितने भी बिल पास होते हैं, सबसे अफसोसनाक बात यह है और सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि कभी भी वो नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के नहीं होते। वो अपने पार्टी इंटरेस्ट, फिर वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और फिर वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए होते हैं। इवन आप नैब की बात करिए, नैब के चेयरमैन की तैनाती कैसे होती है? एक चेयर जो अपोजिशन लीडर है वो बैठ जाता है, लीडर ऑफ द हाउस बैठ जाते हैं, और फिर वो ऐसा बंदा ढूंढते हैं कि जो कल को हम पे ना हाथ डाले। मतलब उसका क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि वो कितना प्रिंसिपल्ड है, कितना ऑनेस्ट है, कितना अपराइट है, बस वो हम पे ना हाथ डाले। तो वो क्राइटेरिया होता है कि नहीं ये हमारे ऊपर इतना ज्यादा कोई ऐसा नहीं करेगा, इसका बैकग्राउंड ये है, या इसके बैक में चाहिए, या इसको यहाँ से इसका भी बाजू मरोड़ा जा सकता है। तो नैब पे हम क्या बात करें? नैब एक दफा नैब आके कहती है जी हम इसको कोई रिलीफ नहीं देंगे, इस पे ये केसेस है, हमें इसको गिरफ्तार करना है। जिस दिन नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, नैब की टीम पहले पहुंच जाती है, कहती जी हमें इनको गिरफ्तार ही नहीं करना। तो फिर मसला सारा तो फिर वही आके रह जाता है। तो फिर ऐसे नैब की, ऐसे जिसको हम सो फार ऑटोनमस बॉडी कहते हैं, इसकी हमें जरूरत है क्या? जो सिर्फ हुक्मरानों की या कहीं से भी जो भी इसके आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, जो भी इसको बता रहा है कि आज आपको ये कहना है, कभी आपकी प्रोसिक्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अभी मैं सुन रही थी सरफराज भुट्टी साहब को, जो कि होम मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में ही होगा, और इसको हम फर्दर आगे देखेंगे कि अदालतें देखें, नजरसानी की अपील की भी है।
अपील में गए हुए हैं, तो लेट्स सी की अदालतें अब क्या फैसले देती है। हमारी एक बयान उन्होंने नवाज शरीफ के लिए भी दिया था उनके वतन वापस आने से पहले कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जैसे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था। मुल्क का वजीर दाखिला कह रहे हैं कि हमारी प्रोसिक्यूशन वीक है। आपकी प्रोसिक्यूशन क्यों वीक है? आप क्यों अभी से मिलिट्री फोर्स पे तकिया किए बैठे हुए हो? आप अपनी प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते हो? तो जिस मुल्क में इस तरह से चीजें चल रही हो, उस मुल्क में किस इदारे पे कहें कि हाँ इस इदारे पे एतमाद है, इदारों में इंसाफ से ज्यादा सियासी वफादारियां कैसे निभानी है, इस पर ज्यादा गौर किया जाता है और जोर भी दिया जाता है। ठीक है नादिया, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम जिक्र करेंगे मानिका के इंटरव्यू के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका का तहलका खेज इंटरव्यू जो कि सामने आ चुका है और 2 महीने वो गिरफ्तार रहे, उनको केसेस का सामना करना पड़ा। जो डेट है हमारे सामने 15 नवंबर की, उनको 15 नवंबर को रिहाई मिली और साथ ही साथ 20 नवंबर को उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया। जो इंकशाफात किए हैं उन्होंने तहलका खेज, उसके हवाले से हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी के बगैर घर पर आता था, उसने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद किया, जबकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाती ज़िंदगी पर हमले किए गए। भरपूर इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि सियासी तौर पर ना सिर्फ मैंने उनको सपोर्ट किया, मुझे ये कहा गया कि इमरान खान आने वाले टाइम में वज़ीर आज़म है। ऐसा बुशरा बीबी पिंकी पिंकी कहकर जिनको वो बार बार बुला रहे थे इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि पिंकी ने मुझे कहा कि आने वाले टाइम में इमरान खान वज़ीर आज़म है, मैं उनकी रूहानी तरबियत कर रही हूँ, इसीलिए आप हमारे मामले से दूर ही रहें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान दौर में जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इमरान खान दौर में खुलकर इस ख़ानदान की सहूलतकारी भी हुई है। इमरान खान दौर में इसी खावर मानिका ने DPO रिजवान गोंदल समेत 6 DPOs और 7 डिप्टी कमिश्नर्स भी तब्दील कराए थे। बुजदार करप्शन केस उठाकर देख लीजिए, फरागोगी करप्शन केस उठाकर देख लीजिए, सब कुछ इसी से जुड़ा है। खावर मानिका खुद शादी के बाद बुशरा बीबी और इमरान खान के हक में बयान भी देते हमें नजर आते रहे हैं, मगर जैसे ही हालात और वाक़यात तब्दील हुए, सूरत हाल तब्दील हुई, अंडर प्रेशर थे खावर मानिका, तो उन्होंने बयान भी दे दिया। अब ना सिर्फ बुशरा बीबी अपने साबिका बेगम के हवाले से बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भी। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है, मुर्तज़ा डार साहब आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, पहले अच्छा आदमी था इमरान खान खावर मानिका के मुताबिक, जब तक इक़्तिदार में थे इमरान खान साहब तब तक तो सब कुछ ठीक था, खावर मानिका के लिए भी, उनकी पूरी फैमिली के लिए भी, इक़्तिदार के पूरे मज़े लूटे उन्होंने। अब इस तरह का इंटरव्यू, देखें जी, मेरा सवाल आपसे है, ये सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, शेख रशीद, इन्होंने भी अभी इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके बाद कितना फ़र्क पड़ा? सवाल होना चाहिए ना, ये फ़र्क किसको? जिन्होंने इंटरव्यूज कराए हैं, हाँ, कितना फर्क पड़ा? बिल्कुल जीरो फर्क। जिसको डेंट पहुंचाने के लिए किए गए हैं, उस इंटरव्यूज के बाद जो पोल्स आ रहे हैं, ये मानिका साहब वाला इंटरव्यू के बाद को फर्क पड़ जाएगा, पोल्स में फर्क पड़ जाएगा। इवेंचुअली तो यही होना चाहिए ना, पब्लिक तक जाना चाहिए, बताना चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये कितना गलत आदमी था। इमरान खान को तो नहीं, लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाते वो गलत था या नहीं था, लेकिन हमारे सामने एक चीज क्लियर है कि भाई ये स्ट्रेटजी ना अमल नहीं कर रही। वो कहते हैं ना ये दवाई असर नहीं कर रही, तो मुझे ये लगता है कि ये दवाई असर नहीं कर रही, या तो एक्सपायर मेडिसिन है, या आपने इलाज करने के लिए जो तशखीस की है मर्ज़ की, उसके लिए आपकी तशखीस दुरुस्त नहीं है, मर्ज़ कहीं और है। तो मसला है असल ये। अब आ जाएं आप मानिका साहब के इस इंटरव्यू के ऊपर, तो जिन जय्यद सहाफ़ी ने उसका इंटरव्यू किया, तो मेरे जहन में ये था, जितनी देर में इंटरव्यू देख सका उनका टिल लास्ट, कि वो अभी आएंगे और इनके केसेस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं नहीं वो देख सका। अगर आपने देखा है, किसी और ने देखा, तो उसका जिक्र करें हमारे बाकी जो पैनलिस्ट हैं, कि भाई मानिका साहब से वो ज़रा पूछते कि मानिका साहब आपने जो करप्शन की है, आपने जो पैसे की खुर्द-बुर्द की है, जो केसेस के अंदर आप अरेस्ट हुए, वो थे कौन से? मुझे तो नहीं पता। उन्होंने ये उनसे ज़रूर सवाल किया था जब इक़्तिदार में थे इमरान खान साहब, तब तो आपने बड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय किया था, तब तो सब कुछ ठीक था, ये उन्होंने किया। मेरा क्वेश्चन सहाफ़ती एतबार से है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरे आगे कोई एक शख्स बैठा है, मैं उससे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं हर चीज़ के हवाले से उससे बात करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर इंटरव्यू इज़ ओनली फैमिली इशूज सेंट्रिक, तो यार ये क्या इंटरव्यू, यार बस कर दें। अब तो मतलब ये कहानी पुरानी हो चुकी है। आपको केसेस के हवाले, अच्छा ये बेल कब मिली मानिका साहब को? मुझे मेरे इल्म में ये नहीं है कि उनको बेल कब मिली और कितनी मिली, या वो बरी हो गए। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मुझे इतना पता था कि जी मानिका साहब को पकड़ा हुआ है,
20 तारीख को। ठीक है, टिक्कर शिक्कर हम कुछ देख लेते थे, कोई फुटेज आ जाती थी, पेशी कोर्ट में होती थी, उसकी कोई विजुअल सामने आ जाते थे। ये वहाँ से मानेगा साहब रिलीज कब हुए और यहाँ तक पहुँचे कैसे, और आके बैठ के बजाय उनकी गिरफ्तारी पर बात करते हैं, हमें तो उस पर बात करनी चाहिए थी। कोई भी साफ़ी होता, आप बैठ के कह रहे कि जी आपकी बीवी कितनी गलत बीवी थी। मानेगा साहब ने उसके अंदर यही कहा है, और बीवी को तो जो उन्होंने ज़ाहिर है जो उनकी साहब का बीवी थी उसको तो उन्होंने गलत कहा ही वहाँ बैठ के, उस शख्स को भी कहा जो उनका इस वक्त शौहर है। यानी कि आपके लिए बीइंग अ मैन इट इज़ वेरी इजी कि आप उठें और इल्ज़ामात लगाने लग जाएं और आप एक लंबी कहानी गढ़ने लग जाएं और आप कहें कि जी मेरी बीवी बड़ी गलत बीवी थी और बंदा ही बड़ा गलत था। आपने कह दिया, लेकिन पहले जो आपने मीडिया पर आए और आपने आके बयान जारी किया, या तो वो आपका बयान तब गलत था जिसको आपने कहा हाँ जी मैंने अंडर प्रेशर दिया, या फिर आपका बयान अब गलत है। तो लोग ये क्यों माने कि भाई पहले आप अंडर प्रेशर थे और अब आप नहीं हैं? कोई ये क्यों ना कहें कि जी अब आप अंडर प्रेशर हैं, पहले नहीं थे? कहने को तो ये भी कह सकते हैं। सो एक ऐसा शख्स जो अंडर प्रेशर आ जाता है और उसमें वो अपने घर वालों का लिहाज नहीं करता और उठता और उठ के जो है वो ऐसी की तैसी करके रख देता, जिस किस्म की उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ी मतलब अफसोस हुआ मुझे तो देख के यार। फैमिली इशूज, दीज आर फैमिली इशूज, बट ब्रिंगिंग फैमिली इशूज इन पॉलिटिक्स लाइक दिस इट शोज दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वीक ग्राउंड। आप स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे नहीं खड़े हुए। सो मानिका वाले केस में आप कान यहाँ से पकड़ लें या वहाँ से पकड़ लें, इस वक्त जो पोस्टमार्टम इंटरव्यू करने वाले का और इंटरव्यू देने वाले का और इस सारे मामला से जुड़े लोगों का हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो आप जरा जाएं तो सही और जाके देखें ना, वहाँ पे अवाम बैठी हुई है, रिपोर्ट्स नहीं बैठे वहाँ पे, वो लोग बैठे हुए हैं। और सॉरी आखिरी बात ये जो ये लोग कहते हैं जी वहाँ पे बॉट्स हैं, वहाँ पे पीटीआई के अपने बंदे, दिस इज ऑल क्रैप। ये मल्टी नेशनल्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनके एसेट्स हैं। पाकिस्तान के रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा इनके रेवेन्यूज़ हैं, शायद उसका कुछ 10-20% भी नहीं होगा। सो उनकी पॉलिसीज इस तरह चलती हैं कि वो बॉट्स के ऊपर अपने निज़ाम को चलाएंगे। दिस इज़ ऑल क्रैप। सो ये कहानी भी कुछ अरसे के अंदर क्लियर हो जाएगी, बट मेरे नज़दीक ये एक ऐसा फायर था कि जो मिस फायर हो चुका है। ठीक है सना, आप इसे मैं सवाल कर लेती हूँ। ये निजी मामलात पर इस तरह से इंटरव्यूज़ होना और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने इस तरह के इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ जो है वो देखना शुरू कर दिया है, क्या अब हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि आने वाले टाइम में मज़ीद भी गंद उछाला जा सकता है? मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि ये कौन से लॉलीवुड की या बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मूवीज हैं जो कि चल रही हैं। और अफसोस की बात यह है ये वो ड्रामा है मेरे पास, हमारी की बरादरी के जो लोग हैं, यानी उन्होंने सहाफत को वो मजाक बना दिया है कि मुझे अपने आप को एक सहाफी, एक एंकर कहते हुए भी शर्म आती है। देखें ऐसा नहीं है कि हम माजी में बड़े दूध के धुले हुए थे और माजी की हुकूमतों में दूध की नहरें बहती थी, लेकिन एक तरीका था किसी भी चीज को, किसी भी पार्टी को अंडर प्रेशर लाने का, किसी पार्टी को साइड लाइन करने का, किसी पार्टी को लाइमलाइट में लाने का, किसी को इख्तिदार देने का और किसी को इख्तिदार से निकालने का। लेकिन अब ये जिस नंगे अंदाज में ये खेल चल पड़ा है, मेरा ख्याल है ये सियासत, सहाफत और माशरती तीनों लिहाज से हमारा अलमिया बनता जा रहा है। जिस तरीके से इंटरव्यूज हो रहे हैं, मैं सिर्फ एक इसी इंटरव्यू की बात नहीं करूंगी। पहली बात तो ये कि जरा आप इनके पुराने इंटरव्यूज निकाल कर देख लेंगे, उसमें खान साहब की शान में कसीदे पढ़ते थे, अपनी बेगम को कह रहे थे कि पाकबाज औरत है। ख्वाब आया था, ख्वाब में ये बताया गया था। उस वक्त आपके ख्वाब कहाँ थे? आपका इंटरव्यू कहाँ स्टैंड करता था? उस वक्त ये बातें आपने क्यों नहीं की? अब आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन यही सवाल मैं उस्मान डार साहब से भी करना चाहती हूँ, यही सवाल मैं अब्बासी साहब से भी करना चाहती हूँ। लेकिन इन सवालों के जवाबात जानने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स इनको मुहैया किए जा रहे हैं, अलमिया ये है कि वो प्लेटफॉर्म्स क्यों दिए जा रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल इस बात पर मैं कायम हूँ कि जिस किस्म की सियासत हो रही है उसी किस्म की सहाफत भी हो रही है। किस एक मीडिया चैनल ने कहा कि ये काम नहीं होना चाहिए या हमें ये प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए? मतलब आप इसको स्नब कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल पूरा माशरा ही उस पस्ती में जा चुका है कि हम इन चीजों के मजे लेते हैं कि बंद कमरों में क्या हो रहा है, किसी की अज़वाजी जिंदगी में क्या हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, जो इंटरव्यू में उन्होंने बातें की, क्या ये इंटरव्यू से पहले बातें बज़ाहिर चले 100% नहीं, लेकिन मोर देन 70% सबको पता थी कि किस तरीके से शादी हुई, क्या जो निकाह था वो वक्त से पहले हुआ। मतलब मैं इसी बातों में जाना इसलिए नहीं चाहती कि इसमें से बहुत सी बातें पहले भी जुबान ज़द-ए-आम थी, सिर्फ उसकी कंफर्मेशन मौजूद नहीं थी। अब ये बातें कर लेने के बाद आपने उसको ऑफिशियल सील फराहम कर दी। तो बात कहने का मकसद ये है कि आप उस शख्स को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इतनी चीजों को खुलेआम सामने लाएंगे तो आपका वो वोटर, आपका वो पाकिस्तानी जो समझबूझ रखता है, जो इस वक्त लेस देन 35 ईयर्स है लेकिन वो वोटिंग का हक हासिल कर चुका है, ऐसा ना हो कि बैलेट पेपर के थ्रू वो ऐसा मिसहैप आपके लिए क्रिएट कर दे कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाए। वो जो प्लेट में रख के आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबात के बाद इख्तिदार देना चाहते हैं, हो सकता है कि वो आप ना दे सके।
तो डरें उस वक्त से और कम से कम ऐसे काम करें जिससे आप माशरे को जवाल की तरफ ना लेके जाएं। मुझे इस इंटरव्यू से इसलिए मायूसी हुई कि ये वो बातें हैं जो कि बंद कमरों में डिस्कस हो सकती थी, पिछले कई माह से हो रही थी। अब ये बच्चा जानता है कि उस ऑब्वियसली पूरी टीम तो डिसाइड नहीं करती, आपकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है, सहाफती सतह पर भी करना चाहिए, और कम से कम हमारे सियासतदानों और इख्तिदार के ऐवानों और वो इदारे जो कि इख्तिदार के ऐवानों में लाते और ले जाते हैं, उनको भी इन चीजों के ऊपर सोचना चाहिए। इससे ज्यादा मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहती। ठीक है, ठीक है। फैसल शकील साहब, क्यों बौखलाहट का शिकार है अभी भी नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर सियासी जमातें? इमरान खान तो जेल की सलाखों के पीछे है, जैसा चाहा था वैसा हो चुका। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरीम नवाज साहिबा कर रही थी, सब कुछ अब वैसा ही है, ठीक है। सूरत हाल, इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो चुकी, लेकिन अब मसला कहाँ है? एक के बाद एक प्रोपेगेंडा उठाकर देख लीजिए। साइफर केस हो, खबर मानिका का कार्ड सामने आ चुका है, सीता वाइट कार्ड है, साइफर केस उठा लीजिए, इससे पहले तोशा खाना केस, और 9 मई कुछ काम नहीं कर रहा। क्या करेंगे अब नेक्स्ट? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हजरत है खबर मानिका साहब इंतहाई किस्म के झूठे इंसान हैं। पहले इनके बयानात कुछ और थे और अब बयानात कुछ और हैं। और ये बिल्कुल पता चल रहा है कि ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्री प्लान इंटरव्यू जो है वो किया गया, और उसमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अब यही था कि इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी कब हुई और कैसे हुई और तलाक कब हुई, तो और कैसे इद्दत पूरी हुई नहीं हुई। बताया कि ये तो पहले ही सब लोगों को काफ़ी हद तक पता है, लेकिन अभी ये करने का वक्त क्या था और इस वक्त ये क्यों किया गया, सवाल ये पैदा होता है। और जैसा कि हमारे दोस्त इर्तज़ा ने बताया कि ये जो है एक ख़ास तौर पर जो है इस तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए शख्सियत को, ये कहाँ की सहाफ़त है और ये कहाँ की सियासत है। अब जो है तमाम टॉक शो भी इसी मसले पर हो रहे हैं। ये एक खालिसतन निजी मसला है, निजी एक वो है। और वो जो गैरतमंद इंसान जो कल टीवी पर आकर इतनी सब कुछ बातें अपने घर की बता रहे थे, तो उनको तो एक आलमी सर्टिफिकेट देना चाहिए। पहले उन्होंने क्या कुछ कहा और पाक दामन कहा और इतनी अहम शख्सियात को पता नहीं क्या कुछ कह गए और ख्वाब भी बता गए, सारी चीज़ें कह गए, और आज जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है वो खौफजदा था। तो खौफजदा पहले थे या अब थे? बात वही आती है जो कि उस्मान डार ने कहा कि ये जो है प्री प्लान जो है वो किया गया है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक शख्सियत को नुकसान पहुँचाना, उसका जो ग्राफ है उसको जो है वो नीचे लाना किसी तरह, और दूसरे जो मुखालफीन हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना। और इसमें जैसा कि सना ने कहा कि अब शर्म आती है ये कहते हुए कि हम सहाफ़ी हैं और सहाफ़त करते हैं। ये कहा कि सहाफ़त है कि हम इस तरीके से जो है वो किसी के घरेलू मसले को इस तरह से डिस्कस करें और फिर जो है वो उस पर टॉक शोज़ भी करते रहे। लेकिन फैसल शकील साहब वो पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सियासतदान होते हैं वो बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, इसलिए उन पर बात की जा सकती है, उनकी ज़ाती भी ज़िंदगी उनकी ज़ाती नहीं रहती है। नादिया से मुझे सवाल करने दीजिए। नादिया, खबर मानिका अब क्यों सामने आए हैं, अब ही क्यों जरूरत जो है महसूस की उन्होंने, जहां 15 नवंबर को उनको रिहाई मिली और 20 नवंबर को इंटरव्यू? इतना प्रेशर था, इतना दबाव था। याद है कि जब से इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हुई ना, उस वक्त 2 थ्योरी बड़ी जो है वो स्पेकुलेट कर रही थी। एक ये करेंगी कि एक तबका ऐसा है कि जो ऐसे काम कर रहा है कि जिसका पॉलिटिकली फायदा जो है वो इमरान खान को। तो मुझे तो लगता है कि ये बड़ी बारीक वारदात हो रही है। मैं इसको दूसरे एंगल से रहती हूँ। देखिए, चाहे शेख रशीद का इंटरव्यू हो, चाहे उस्मान डार का इंटरव्यू हो, चाहे सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हो, चाहे वो खबर मानिका का इंटरव्यू, क्या इसने इसको सोचने की जरूरत है कि क्या इसने इमरान खान साहब को कोई डेंट दिया है, डेंट पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है या फायदा पहुंचाया है? Exactly. आप जितना उस इशू को एग्जैजरेट कर रहे हैं, जितना उस इशू को आप डिग आउट कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम फायदा मिल रहा है इमरान खान साहब को। इसमें ना पीटीआई का नुकसान हो रहा है, ना लीग का नुकसान हो रहा है, ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ। नहीं तो नादिया फिर कोई सोल्यूशन बता देना, कोई वजह बता दे, क्योंकि मुझे तो एक चीज समझ में आती है कि आप तो पीटीआई चेयरमैन की तारीफें करना शुरू कर दें, नवाज शरीफ भी और जरदारी साहब भी, तो फिर उनके अगेंस्ट थोड़ी बहुत कोई गेम चल सकती है। अदरवाइज अब कोई काम नहीं आ रही, कोई चीज, कोई प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ नहीं जा रहा। कहते हैं कि उल्टी होगी सब तदबीरें, कोई किसी दवा ने ना काम किया, तो यहाँ पर वो वाले हालात है। मतलब अगर आप ये चाह रहे कि आप उनको नुकसान पहुंचाए, तो या तो आप ये चाह ही नहीं रहे क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बड़ी सीरियस की बात बता रही हूँ। मुझे लगता है कि कोई नहीं चाह रहा कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाए। कोशिश कर, बजाहिर वो अपेरेंटली ये शो कर रहा है
कि हम इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बेअकल, इतना नाकुसुल अकल कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। ये मैं और आप जैसे लोग भी शायद जानते हैं कि हम ये काम करेंगे तो ये बाउंस बैक होगा, ये काम करेंगे तो इसका पब्लिक पे रिएक्शन क्या आएगा। वो पब्लिक, वो इमरान खान के सपोर्टर्स जो कहते हैं कि इमरान खान खुद भी आगे खड़ा हो जाए और कहे कि जी मैंने करप्शन किया तो हम यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनको आप ये बता रहे हैं कि हमने इसको पकड़ा, उससे इंटरव्यू दिलवाया, उसको पकड़ा, उसको तहरीक इंसाफ ज्वाइन पार्टी जो है, अभी अली नवाज अवान साहब, उनकी एक वीडियो आ चुकी थी कि अगर मुझे मैं कोई बयान दे दूं, मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लूं, मैं फला कर लूं, तो उसको गलत ही समझा जाए, मुझ पर प्रेशर समझा जाए। और फिर उनको नहला धुला के बच्चे की तरह चंपी करके उनको खड़ा कर दिया मुस्कुराते हुए जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ। तो मतलब मैं ये ना समझ में आने वाली इसलिए तो है कि नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो अब मैं इस बात पे मुकम्मल तौर पर कायल हो चुकी हूँ सना कि ये कोई है जो इमरान खान को बेसिकली सपोर्ट कर रहा है, फायदा पहुंचाना चाह रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एग्जैक्टली सपोर्ट कर रहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो नादिया की जानिब से उठाएंगे, इस पर भी हम किसी दिन प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज फिर क्या कह दिया नवाज शरीफ को, इस पर जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में सियासी जमातें आपस में इस वक्त गुत्थम गुत्था हैं। आप भी सोच रहे होंगे कैसे, सिर्फ लफ्ज़ों से, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि आपने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया। आप मतलब वो आप आवाम से मुखातिब होकर ये कह रहे थे और कह रहे थे कि शेर तो बिल्ली निकला, मुझे मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल दूंगा। बुजुर्ग सियासतदान ना खुद काम करते हैं और ना ही किसी और को करने देते हैं। वो बार बार बाबों की सियासत पर तनकीद कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और ये भी कह रहे हैं कि नहीं मालूम बुजुर्ग सियासतदानों के इरादे क्या हैं। इसका जवाब दिया है आज मौलाना फजलुर रहमान ने। बड़े दिन से वो भी सुन रहे होंगे बिलावल साहब की इस तरह की गुफ्तगू, और आज उन्होंने खुलकर जवाब दिया है कि बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। यही फ़र्क बिलावल के बयानात में है। सियासत को बच्चों के हवाले नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब 3 दिन में MQM के 3 लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और मुल्क की सियासत में हलचल मची हुई है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये, क्या बिलावल भुट्टो अपने वालिद साहब जरदारी की सियासत पर भी तनकीद करेंगे खुलकर, जिस तरह वो बाकियों पर कर रहे हैं? मुर्तज़ा देखिए जी, बात पता है क्या है, बात यह है कि थोड़ा सा ना रियलिटी चेक साथ साथ लेके चलना चाहिए। हम सोशल मीडिया को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी बड़ी तबाही फैलाई माशरे में, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सोशल मीडिया ने अवेयरनेस भी बहुत दी है लोगों को। अब मसला ये है कि लोग हो चुके हैं समझदार, उनका अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉलिटिक्स या उनके तजर्बात पॉलिटिक्स के डिसीजन से जो हो चुके हैं बड़े पुख्ता हो गए हैं। अब लोग ये सवाल करते हैं कि ये बिलावल साहब खड़े हैं जलसा गाह में, खिताब कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं? इसको जब हम उर्फ़ आम में कहेंगे ना अपनी सहाफ़ती ज़ुबान में, तो हम कहेंगे जी इनके पास बयानिया नहीं है, मंजन नहीं है, नैरेटिव नहीं है। और वो नैरेटिव ना बिलावल के पास है, ना जरदारी के पास है, ना नवाज के पास है, ना शहबाज के पास है, ना वो मौलाना के पास है। अवाम में जाना है, वोट इकट्ठे करने हैं। 8 तारीख को हुक्म हो चुका है कि इलेक्शन होने हैं। आपको कोई बयानिया देना है लोगों को कि लोग जिसकी वजह से आपकी तरफ माइल होंगे और आपकी पॉलिसी मंशूर या जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसको सुनेंगे, गर्विदा हो जाएंगे। उनको आप चांद दिखाएंगे, उनको आप सूरज दिखाएंगे, आप उनको गोल्ड दिखाएंगे, सब्ज बाग दिखाएंगे, और वो आके कहेंगे नहीं जी हमने इन्हीं को वोट कास्ट करना है। उनके पास है ही नहीं। क्या है मुझे बताएं। ये वही बिलावल है जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जो कंटेनर पे खड़े हुए और लॉन्ग मार्च, जिसका नाम महंगाई मार्च रखा, आगे बड़ा बड़ा पोस्टर लिखा था और इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां थे, और आज खड़े होकर कहते हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। भाई 16 महीने आप बैठ के गए हैं, आपके पापा ने आपको यहाँ पे जो है वो 16 महीने के लिए फॉरेन मिनिस्टर लगवाया था और आपने बतौर पार्टी हेड और आपके बाकी अरकान ने बतौर वजारतें यहाँ पे इंजॉय की हैं। आप पहले उसका तो हिसाब दें। किससे पूछ रहे हैं आप? बैठे ही आप थे। अब आप कहेंगे नहीं, वो जो 3.5 साल बैठा था इमरान खान, सारा पायजन गंद होने पाया सी, सारा कसूर होता सी, असी तो कुछ नहीं किया। असी थे अभी मंजन बेच रहे थे कुछ अर्सा पहले कि ये जो है हम मुश्किल फैसले करने आए हैं। एक नई टर्म आई थी, मुश्किल फैसलों का वक्त आ गया। तो बयानिया है ही नहीं है। मियाँ साहब खड़े होते हैं, तकरीर करते हैं। वो आए, उन्होंने एक वापस से आके एक तकरीर की, वो कबूतरों वाली तकरीर आपको याद होगी। तो उसके बाद क्या है, अब वो क्या कहेंगे आके? उनकी आप सियासत देख लें, पीपल्स पार्टी की, या आप नून लीग की सियासत देख लें, वो आपस में छोटी छोटी चोंच लड़ा रहे हैं।
सबको पता है कि पीपल्स पार्टी को सिंध मिलना है और नून लीग को विफाक मिलना है। अब थोड़ी सी जंग या टग ऑफ वॉर हो रही है कि यार ये हिस्सा ऐसे ही रह जाए, हम ज्यादा की डिमांड करेंगे तो थोड़े ये नहीं इसी के अंदर सेटल हो जाएंगे। आखिरी बात, आपने ये इलेक्टेबल्स का जिक्र किया, MQM इधर चली गई, फलाना उधर चला गया, बलोचिस्तान में मियाँ साहब के दौरे हुए। ये मरियम नवाज साहिबा थी ना, कुछ अर्सा पहले कह रही थी लोटों की सियासत ना, इन्होंने जिक्र किया था। लोटे कहाँ पे होते हैं सबको पता है ना, बाथरूम में। तो को पूछे तो सही जरा उनसे कि मैडम वो अब नादिया से मैं सवाल कर लेती हूं, नादिया ये कौन से लोटे हैं? अब ये इलेक्टेबल्स हैं, क्या इजाजत है इनको लोटा कहने की? अब तो नहीं है, अब तो किसी किताब में लिखा जा चुका है जिन्होंने शेम 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 के नारे लगाए वो तो सारा कुछ खत्म हो गया। मतलब ऐसे ही होता है हमारे मुल्क, ये ऐसे ही होता है हमारे मुल्क में, ऐसे होता है। कल बता रही थी कि ये ऐसे होता है, अभी जो बता रहे हैं कि जी लोगों की जगह पे कहाँ होती है शेम शेम। अच्छा, एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपने अभी कहा कि MQM के लोग जो है वो पीपल्स पार्टी, हाँ पीपल्स पार्टी धमकियां मिल रही है उनको बाकायदा। जी देखिए MQM नहीं, धमकियां तो उनको क्या मिलेंगी, उनको धमकियां इसलिए धमकियां तो नहीं, क्या क्यों धमकियां देगा? नून लीग को कह रहे हैं ना, सईद गनी साहब कह रहे हैं नून लीग को क्या बदमाशी है, ये बदमाशी बंद होनी चाहिए, बेसिकली उनकी तरफ इशारा है। नहीं, मैं वो बात कर रही हूँ जो MQM के लोग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं और उनको लिए कहा जा रहा है कि जी उनके घरों पे लोटे लटका रहे हैं, फला लटका रहे हैं। तो एक तो ये कि MQM ने अपनी कोई साख छोड़ी ही नहीं है, MQM ने अपने आप को उस काबिल ही नहीं छोड़ा। मुझे ये लगता है, लेकिन वो जिस पार्टी से निकल जाए MQM, लेकिन जिस हुकूमत से MQM निकल जाए वो हुकूमत इस काबिल भी नहीं रहती नादिया। MQM इतनी इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, MQM इम्पोर्टेंट है, MQM की सीट्स इम्पोर्टेंट है, तो MQM की इम्पोर्टेंस को इंटैक्ट रखा जाता है ना, जरूरत के तहत रखा जाता है। बिल्कुल रखा गया उतना ही जितनी उनकी जरूरत है। ठीक है, टाइम एक्चुअली शॉर्ट है। नादिया मुझे सना के पास सवाल लेकर जाने दीजिए। सना, आप सिर्फ ये बता दीजिए, रोज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बयान देते हैं और उस बयान देने के बाद सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, ना सिर्फ इमरान खान को, नवाज शरीफ को। इतनी क्यों बौखलाहट है, इतनी क्या इस टाइम ज़रूरत है कि इस तरह की बयानबाजी दी जाए? और नून लीग वाले राना साहब ने कहा है कि जी हमने उनका जवाब नहीं देना, जिस तरह हम चल रहे हैं ठंडे ठंडे हमने वैसे ही चलना है। बोलने दे बिलावल साहब, जो बोलते हैं वो छोटे हैं। सना, सबको तकरीर की इजाजत है, मुझे तकरीर की इजाजत नहीं होगी क्या? मैं मुख्तसर जवाब क्यों दूं? लेकिन चलिए ऑन द लाइट साइड, यस मैं टेक योर टाइम चाहूंगी कि बिलावल जो बात भी कर रहे हैं, आई थिंक वैसे भी करना चाहिए और उसे एंजॉय करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब के बारे में मौलाना साहब अच्छा जवाब दे चुके हैं कि जो बातें उन्होंने की हैं कम से कम वो अपना मुंह जरदारी साहब की तरफ करके कर लेते और बुजुर्ग सियासतदानों का हवाला ना देते। मेरा ख्याल है कि कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है और हमें अब समझ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के बयानों को मैं कुछ अर्से पहले सीरियस ले रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल वही बात है कि उनको पहले इख्तियार की कुर्सी दिखाई गई और दिखा के फिर वो आगे ले जाई गई, तो वो जो एक तिलमिलाहट उनके अंदर है वो उनके बयानात में भी नजर आती है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट है जिस पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि जरदारी साहब ऐसी शख्सियत हैं जिनसे कुछ भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो सियासी तौर पर और सियासी मसलों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर तो वो ये कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को नहीं बनने देंगे प्राइम मिनिस्टर, तो एक लम्हे के लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि वो किस तरह नहीं बनने देंगे। ये किसी और प्रोग्राम में हमें इस पे डिबेट जरूर करनी चाहिए कि क्या ऑप्शन पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर सकती है अगर वो वाकई ये कह रहे हैं। जिन्होंने क्लेम किया जरदारी साहब ने कि हमने पीटीआई की गवर्नमेंट इसलिए नहीं चलने दी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, अमल दरामद करवाया। तो आई थिंक इस पॉइंट के अलावा बाकी मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल लेट चुकी है सियासी तौर पर। जो इख्तियार है वो नून लीग के पास जाएगा। सवाल सिर्फ ये है कि नून लीग इख्तियार की कुर्सी पे नवाज शरीफ साहब को बिठाएगी या किसी और को बिठाएगी। ठीक, वैलिड। फैसल शकील साहब, MQM रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में आखिर शमूलियत की वजह क्या है? जी, MQM के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की वजह यह है कि MQM के जो नाराज़ और खामोश रहनुमा हैं वो जो है जा रहे हैं, जिसमें मुजम्मिल कुरैशी गए हैं, सैफ यार खान गए हैं, इसके अलावा और भी 3-4 लोग गए हैं और 3-4 लोग मज़ीद जाने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब ने एक पॉलिसी अपनाई है और वो ये अपनाई है, 2 साल से इस पे काम हो रहा था कराची पे ख़ास तौर पर कि कराची हैदराबाद ये शहरी हलके जो है वो इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जड़ें मजबूत करे और यहाँ से जो है वो वोट बैंक हासिल करे। तो इस सिलसिले में आपको ये बताऊँ कि MQM का जो स्पेस आया है, MQM तो तबाह और बर्बाद हो गई है, उसके जो लोग थे उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले, वो ख़ास तौर पे उनको मिशन दिया गया डॉक्टर आसिम को, और डॉक्टर आसिम ने जो है वो इन लोगों से राब्ता किया और राब्ता करके जो है वो इन्हें जो है वो शमूलियत की दावत दी और ये
शमूलियत इन्होंने इख्तियार की। इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि ये जो जलसे हो रहे हैं कॉर्नर मीटिंग में, इसमें एक अहम चीज़ हुई है, उसमें एक अहम नारा ये लगा है, जिए भुट्टो जिए महाजिर। पहली दफ़ा जो है वो ये महाजिर कार्ड भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से। इस पर भी आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। फैसल शकील साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुर्तज़ा डार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सना मिर्ज़ा, नादिया मिर्ज़ा, आप तमाम माहिरीन का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।